इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। और यह है वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर का जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, नाम क्या है, मनी एंड क्रेडिट। देखिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मनी के बारे में और क्रेडिट के बारे में। तो आइए हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक का नाम है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जैसा कि आप पहला टॉपिक का नाम देख सकते हैं, नाम क्या है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आखिर हम मनी को किस लिए यूज करते हैं? मनी को यूज करते हैं एक्सचेंज के लिए। तो वो कैसे, इस चीज को थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, आप अपने लाइफ को अगर हम देखें, तो अगर आप अपने लाइफ को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि आप कुछ चीज़ें आपके पास होती हैं जिसको आपको बेचना होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको खरीदना होता है। तो इन दोनों चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए बीच में एक चीज़ आता है और वो है मनी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, एक व्यक्ति है जिसके पास शूज़ हैं और वो शूज़ को बेचकर वीट खरीदना चाहता है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि वीट तो बेचना चाहता है, लेकिन वो शूज़ नहीं खरीदना चाहता बल्कि क्लॉथ्स खरीदना चाहता है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे एक और व्यक्ति है जो कि शूज़ तो खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास वीट नहीं है, वीट वो बेचना नहीं चाहता बल्कि वो अपने घड़े बेचना चाहता है। तो इस कंडीशन में अगर ये दोनों बिना मनी के अगर एक्सचेंज करने लगे चीज़ों को, तो इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसको जो चाहिए वो इसके पास नहीं है, और इसको जो चाहिए वो इसके पास नहीं है, और इसी तरीके से तीनों में ट्रेड एक तरीके से पॉसिबल नहीं है, या फिर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच जो एक्सचेंज होगा वहां पर अगर मनी हो तो ये पॉसिबल है, जैसा कि आज हम अपने इकोनॉमी में, अपने लाइफ में करते हैं। तो देखिए, आपके पास कोई चीज़ें होती हैं जो आपको बेचनी होती हैं। उन चीज़ों को बेचने के बदले आपको क्या मिलता है? मनी। और फिर उस मनी को यूज़ करके, पैसे को यूज़ करके आप क्या खरीदते हैं? कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, कार, या फिर कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सचेंज के लिए हम मनी का यूज़ करते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें अपने लाइफ के बारे में, तो लाइफ में जो मनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज है, और हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पैसे से ही चलता है। और आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हुए मिल जाएंगे, ऐसे एक्सचेंज होते हुए मिल जाएंगे जिनमें कि मनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप क्या ऐसा लिस्ट बना सकते हैं? तो बनाने के लिए तो बना सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इनमें से बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है पैसे का यूज़ करके। तो आपने कभी कोई टॉफ़ी खरीदी होगी, किताब खरीदा होगा, या फिर मोबाइल फ़ोन खरीदा होगा, कुछ भी खरीदा होगा, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ का इस्तेमाल किया होगा और वो पैसा है। यानी कि आपने पैसे के बदले मोबाइल फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन खरीदा। और इनमें से जो कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है पैसे के बदले में। तो फॉर एग्जांपल, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर कहीं पर कुछ मैकेनिक का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्विसेज के बदले में आपको क्या मिलता है? मनी मिलता है। तो यहाँ पर आप किसी भी गुड को ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं पैसे के बदले में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर तुरंत मनी का कोई ट्रांसफ़र ना हो, बल्कि वहाँ पर एक प्रॉमिस हो कि बाद में देना है। तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ? ये उधार का एग्जाम्पल है। तो आप उधार लेते हैं या फिर उधार किसी को देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको एक प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ जी, आज जो मैंने आपसे वीट लिया है या फिर कुछ भी लिया है, तो उसके बदले में जो पैसे हैं वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इनको मनी में ही क्यों किया जाता है? आखिर हम मनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर मनी का हम इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा? तो देखिए, इसका एक रीज़न सिंपल है कि आखिर हम मनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो देखिए, अगर किसी के पास पैसा है, मनी है, रुपया है, तो वो आसानी से मनी का यूज़ करके किसी भी चीज़ को खरीद सकता है, या फिर किसी भी चीज़ को वो अपने पास ले सकता है जो वो चाहता है। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, या कोई सर्विस हो, या फिर कोई काम हो, तो वो पैसे के बदले में तुरंत कर सकता है जब भी वो चाहे। तो इस वजह से जो भी व्यक्ति है आपके आसपास, आप हो गए, मैं हो गया, या कोई और व्यक्ति हो गया, तो वो प्रेफर करता है कि उसको जो भी पेमेंट्स मिले वो पैसे में मिले, मनी में मिले, जिसको कि यूज़ करके वो दूसरी चीज़ों को खरीद सके जो कि अपने लिए वो चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो शू मैन्युफैक्चर का एग्जाम्पल ये तीनों का मैंने बताया, इसको अगर आप देख लें तो यहाँ पर जो शू मैन्युफैक्चरर है, शू बनाने वाला व्यक्ति है, वो शूज़ तो बेचना चाहता है मार्केट में, लेकिन उसके बदले में उसको क्या खरीदना है? उसको खरीदना है वीट।
तो यहाँ पर जो शू मैन्युफैक्चरर है, पहले अपने शूज को वो पैसे के लिए एक्सचेंज करेगा और फिर उस मनी के बदले में वो जाकर वीट खरीद लेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर अगर पैसा नहीं होता, यानी कि मनी का यूज हम नहीं कर रहे होते, तो मनी के बिना ये जो ट्रांजैक्शन है ये कितना मुश्किल हो जाता। तो एक तरीके से यहाँ पर जो शू बनाने वाला व्यक्ति है उसको मनी के बिना ट्रांजैक्शन करना वीट के बदले में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर अगर इसको शू बेचना है और इसके बदले में वीट खरीदना है, तो उसके लिए इस शू बनाने वाले व्यक्ति को ऐसे किसान को खरीदना खोजना होता जिसको शूज तो खरीदना है, लेकिन उसके बदले में वो क्या बेचेगा, वो वीट बेचेगा। तो इस तरीके का ट्रांजैक्शन उसको पहले कोइंसिडेंस खोजना होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो शूज खरीदना चाहता है और वीट बेचना चाहता है। तो इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं मनी के बिना। तो ऐसा स्थिति होती है अगर हम पैसे को यूज़ नहीं करते। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम पैसे को यूज़ करते हैं। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पर एक व्यक्ति जो खरीदना चाहता है दूसरा वही बेचना चाहता है, और एक व्यक्ति जो खरीदना चाहता है, इसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। तो यानी कि एक पर्सन जो बेचना चाहता है एग्जैक्टली वही दूसरा खरीदना चाहता है, और दूसरा जो बेचना चाहता है वही एग्जैक्टली पहला खरीदना चाहता है। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं इसको रिमूव कर देता है हमारा पैसे का यूज़। अगर हम मनी का यूज़ करते हैं तो इस तरीके के डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और इस तरीके की चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो सिस्टम है इसे हम सिंपली बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिनमें हम चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं बिना पैसे का यूज़ किए हुए, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यही है, इसका एक एसेंशियल फीचर है। इसके बाद अब हम कंपेरिजन करते हैं ऐसे इकोनॉमी से जहाँ पर पैसे का यूज़ होता है। तो अगर हम ऐसे सिचुएशन की बात करें जहाँ पर पैसे को यूज़ होता है, तो वहाँ पर जो मनी है वो एक इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है, एक एक्सचेंज के रूप में काम करता है, जहाँ पर ये जो डबल नीड ऑफ कोइंसिडेंस है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, इसको एक तरीके से खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पर शू मैन्युफैक्चर को कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे किसान को खोजे जो कि शूज़ खरीदना चाहता है और उसके बदले में वो वीट बेचना चाहता है। वो आसानी से किसी को जाकर वो शूज़ बेच सकता है और उसके बदले में पैसे ले सकता है और उसके बदले में जाकर वो वीट खरीद सकता है। तो इसलिए हमारा जो मनी है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, जिसको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को मनी में एक्सचेंज कर सकते हैं और फिर मनी को हम किसी भी चीज़ में एक्सचेंज कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो देखिए अभी तक तो हमने देखा कि आखिर हम मनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम जब 21st सेंचुरी में आ चुके हैं तो आज के फॉर्म में मनी को किस किस फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मनी है उसको मीडियम के रूप में यूज़ करते हैं एक्सचेंज में, ट्रांजैक्शंस में। तो कॉइन्स के आने से पहले बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट्स जो थे उनको हम मनी में यूज़ किए जाते थे। शुरुआती के दिनों से जो इंडियंस थे, यानी आज के करीब 1000 साल पहले, 2000 साल पहले इंडियन जो थे वो ग्रेन्स और कैटल को यूज़ करते थे मनी के रूप में। और उसके बाद हमारे मेटालिक कॉइन्स आए, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस तरीके के कॉइन्स आए जो कि पिछले सेंचुरी तक यूज़ में थे। और इसके बाद आज जो मॉडर्न फॉर्म में हम मनी को यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम करेंसी कहते हैं, या फिर करेंसी के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो देखिए जो मॉडर्न फॉर्म है मनी का उसमें करेंसी भी आता है, जिसमें कि हम पेपर नोट्स का यूज़ करते हैं या फिर कॉइन्स का यूज़ करते हैं। तो पहले जो मनी के होते थे, कॉइन्स होते थे, वो गोल्ड के बने होते थे या फिर सिल्वर के बने होते थे या फिर कॉपर के बने हुए थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज जो हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं या जो मनी हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंपली एक पेपर है या फिर कॉइन है, मेटालिक कॉइन है। तो उसके पहले हम बात करें तो उसके पहले लोग क्या यूज़ करते थे, ग्रेन यूज़ करते थे, कैटल यूज़ करते थे। और आज की चीज़ की बात करें तो क्या है, सिंपली पेपर है और जिसका रियलिटी में कोई यूज़ नहीं है। तो देखिए इसका यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस करेंसी को यूज़ क्यों करते हैं मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो आज जो हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं उसको हम यूज़ क्यों करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। उसका रीज़न ये है कि जो आज हमारी सरकार है, यानी इंडियन गवर्नमेंट है, आरबीआई है, उसने इस करेंसी को ऑथोराइज किया है कि हाँ जितने भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो इस करेंसी को यूज़ करेंगे और इस करेंसी का यूज़ करके चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे, मनी के रूप में इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो करेंसी नोट्स को इशू करती है
सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले में। और यहाँ पर इंडियन लॉ के आधार पर कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है या फिर कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन वो करेंसी को इशू नहीं कर सकती है, मतलब अपना नोट नहीं छाप सकती है। और इसके साथ ही जो रुपी है, यानी जो आज मनी हम यूज करें करेंसी, उसको रिफ्यूज भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि आपको अगर कोई पैसे देता है इंडियन नोट में, तो आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मैं इसको पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और कोई भी इंडिविजुअल है वो जो इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है। और इसी वजह से जो आज हमारा मनी है इसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो आपको तो एक एग्जांपल याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले हुआ था डीमोनेटाइजेशन। तो देखिए डीमोनेटाइजेशन में आखिर हुआ क्या था, वहां पर हमने क्या देखा था कि जो पुराने नोट यूज किए जाते थे लोगों द्वारा, उसको सरकार ने कह दिया कि ये अब इलीगल नोट हो जाएंगे एक स्पेसिफिक डेट के बाद, यानी कि जो हमारा 31 दिसंबर के बाद। और उसके बाद नए नोट जो हैं उनको सिर्फ यूज किया जाएगा लोगों द्वारा एक्सचेंज के लिए, मनी के रूप में, करेंसी के रूप में। तो यहां पर हम क्या समझते हैं, तो यहां पर हम समझते हैं कि कोई भी वैसा कागज या फिर कोई भी वैसा फॉर्म जिसको गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज किया गया है, उसी को सिर्फ हम करेंसी के रूप में यूज करते हैं। और जिसको सरकार द्वारा ऑथोराइज नहीं किया गया है उसको हम करेंसी के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप दोनों नोट्स को कंपेयर करें, पुराने नोट्स और नए नोट्स को, तो उसमें सिर्फ रंग, इस सब को रंग, ये जो वो जो चीजें थी डिजाइन विजाइन, उसको छोड़ दें तो वहां पर सिर्फ एक डिफरेंस था। वो डिफरेंस ये था कि सरकार ने पुराने नोट को बैन कर दिया और कह दिया कि पुराने नोट को एक्सचेंज के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, और फिर कहा कि नए नोट को सिर्फ आप एक्सचेंज के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर हम सिंपली समझ सकते हैं कि सरकार जिस भी कागज को कहेगी कि आपको करेंसी के रूप में यूज करना है, तो लोग उसी चीज को करेंसी के रूप में यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्म है करेंसी का, और वो है डिपॉजिट्स विथ बैंक। यानी आप अपने आसपास बैंक तो आपने देखे ही होंगे जिसमें लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसे रखते हैं। तो देखिए दूसरा फॉर्म है करेंसी का जिसमें कि मनी के रूप में हम जिसको यूज करते हैं, और वो है डिपॉजिट विथ बैंक। तो देखिए किसी भी समय में लोगों द्वारा कुछ पैसे की जरूरत होती है उनके डे टू डे काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्कर जो है, जो कि मंथली सैलरी जिसे मिलती है, तो उसके पास जो भी एक्स्ट्रा कैश होता है वो अपने बैंक अकाउंट में जाकर जमा कर देता है। तो बैंक अकाउंट में जाकर जमा कर देता है जो कि उसके नाम पर है। इस पैसे को जो है बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट के रूप में, और इसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। और इस तरीके से जो लोगों के पैसे हैं वो सेफ भी रहते हैं, और बैंक जो है इन पर इंटरेस्ट भी देता है, इससे लोग इंटरेस्ट कमाते भी हैं। और इसके साथ ही जो लोग एक तरीके से पैसे निकालना चाहते हैं बैंक अकाउंट से अपने, वो आसानी से निकाल सकते हैं जब भी वो चाहते हैं। और इसके साथ ही जो डिपॉजिट है बैंक अकाउंट में, वो जब भी लोगों का डिमांड हो तब वो पैसे निकाल सकते हैं। इसलिए हम इन डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। यानी जो हमारा करेंट अकाउंट हो गया या फिर सेविंग्स अकाउंट हो गया, ये सभी डिमांड डिपॉजिट्स कहलाते हैं। तो देखिए डिमांड डिपॉजिट जो है वो कई तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो इस फैसिलिटी में हम एक तरीके से लोगों को पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं चेक के रूप में या फिर और भी किसी तरीके से। तो यहाँ पर हम करेंसी जो यूज करते हैं उसके यूज के बिना ही हम एक तरीके से ट्रांजेक्शन करते हैं। यानी जो हम डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर हमारा जो चेक से पेमेंट करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं, तो ये सभी जो ट्रांजेक्शंस हैं यहाँ पर भी हम मनी का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम करेंसी का यूज नहीं कर रहे हैं। तो यह भी एक तरीके का फॉर्म ऑफ मनी है, एक फॉर्म ऑफ करेंसी है। तो आपने तो यहाँ पर कहा गया कि चेक का एग्जांपल सुना होगा। तो चेक के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली बैंक अकाउंट का ओनर जो है वो चेक लिख कर दे देता है, और ये चेक एक स्पेसिफिक अमाउंट का होता है जिसमें बैंक को ये कहा जाता है कि इतना अमाउंट इस व्यक्ति को दे देना है। तो ये सिंपली चेक का नियम कानून है। तो इसी तरीके से जो हमारे क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, या फिर हमारे इंटरनेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, ये सभी काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली ये होता है कि हम कैश पेमेंट का यूज़ नहीं करते, मनी का यूज़ नहीं करते, चाहे वो पेपर करेंसी हो, कॉइन करेंसी हो, उनका यूज़ हम नहीं करते हैं, बल्कि उनके बदले में हम दूसरे तरीके के फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम मनी तो यूज़ करते हैं लेकिन करेंसी का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कागज़, नोट, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर चेक पेमेंट के बारे में बताया गया है, आप इसको पढ़ लें।
इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे की चीज़ों को देखता हूँ। तो हम डिमांड डिपॉजिट को एक तरीके से मनी के फॉर्म में देखते हैं। उसका एक एसेंशियल फीचर है मनी का, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। तो देखिए, जो चेक का फैसिलिटी है डिमांड डिपॉजिट के बदले में, वो हमें एक सुविधा देता है कि हम कैश के यूज़ किए बिना ही हम पेमेंट्स को कर सकते हैं, पेमेंट्स को सेटल कर सकते हैं। और जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनको काफ़ी एक्सेप्ट किया जाता है पेमेंट्स के फॉर्म में, तो करेंसी के साथ ही। तो वो एक मनी का फॉर्म एक तरीके से अख्तियार कर चुके हैं मॉडर्न इकोनॉमी में। तो यहाँ पर केवल चेक की बात की गई है, लेकिन आज हम अगर देखें तो केवल चेक का हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सभी का इस्तेमाल करते हैं। और चेक के मुकाबले हम देखें तो हम डेबिट कार्ड का आज यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पर बैंक का आखिर रोल क्या है। तो अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के बिना यहाँ पर किसी भी तरीके का डिपॉजिट या फिर कोई भी पेमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए बैंक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, करेंसी, डिपॉजिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरीके से रिलेटेड हैं। बैंकिंग सिस्टम के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।